राजकुमारी अनन्या, जो अपनी सुंदरता और दिल के सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी, अपने महल के बगीचे में घंटों बिताना पसंद करती थी। यह बगीचा महल की शान था, जहां रंग बिरंगे फूल और उनके बीच गुलाबों की एक अनोखी बेल थी। इस बगीचे की देखभाल करता था अर्जुन, एक युवा और सरल माली। अर्जुन न केवल फूलों से प्यार करता था, बल्कि उनके माध्यम से जीवन के गहरे रहस्य भी समझता था। एक दिन अनन्या ने देखा कि अर्जुन अपने काम में कितना मग्न है। वह फूलों से बात करता, उनके लिए गाने गाता। अनन्या को उसकी यह सादगी और लगाव बहुत आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे वह हर सुबह बगीचे में जाकर अर्जुन से बातें करने लगी। अर्जुन को यह मालूम था कि अनन्या राजकुमारी है और उनके बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा है। लेकिन अनन्या की हंसी और उसकी सरलता ने अर्जुन का दिल जीत लिया। एक दिन अनन्या ने अर्जुन से पूछा, तुम फूलों से इतना प्रेम क्यों करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि फूल सिखाते हैं कि खूबसूरती का असली मतलब क्या है। वो खिलते हैं, दूसरों को खुश करते हैं और बिना किसी लालच के अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। यह सुनकर अनन्या का दिल और भी ज्यादा पिघल गया। उसने महसूस किया कि अर्जुन का जीवन सरल हो सकता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण गहराई से भरा है। महल के मंत्री ने देखा कि अनन्या अर्जुन के साथ समय बिता रही है। उसने राजा को बताया। राजा ने गुस्से में आकर अर्जुन को बगीचे से निकालने का आदेश दिया। जब अनन्या को यह बात पता चली, तो उसने अपने पिता से विरोध किया। राजा ने कहा, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी महान राजा से विवाह करो, न कि एक साधारण माली से। लेकिन अनन्या ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, पिता, मैं अपने दिल की सुनूंगी। अर्जुन ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मैं उसके साथ ही रहूंगी। राजा ने अनन्या की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने अर्जुन को महल बुलाया और उसकी सादगी और ईमानदारी को परखने का निर्णय लिया। अर्जुन ने राजा को बताया कि वह अनन्या से सिर्फ इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह उसे खुद की तरह समझती है, न कि राजकुमारी की तरह। राजा ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया और अनन्या और अर्जुन का विवाह बगीचे में गुलाबों के बीच हुआ। विवाह के बाद अनन्या और अर्जुन ने एक नए तरीके से महल और बगीचे की जिम्मेदारी संभाली। अर्जुन ने अनन्या को फूलों की देखभाल सिखाई और अनन्या ने अर्जुन को महल के प्रबंधन में मदद करनी शुरू की। वे दोनों अपने अलग अलग जीवन को जोड़कर एक नया उदाहरण पेश कर रहे थे। महल का बगीचा अब और भी खूबसूरत हो गया था। हर सुबह अनन्या और अर्जुन साथ में बगीचे में समय बिताते थे। वहां आने वाले लोग अब सिर्फ महल की शान देखने नहीं आते थे, बल्कि उस प्रेम कहानी को महसूस करने आते थे जिसने समाज की सीमाओं को तोड़ दिया था। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। महल के कुछ बड़े लोग अब भी अर्जुन को राजकुमारी का योग्य साथी नहीं मानते थे। वे राजा से बार बार इस रिश्ते पर सवाल उठाते थे। एक दिन दरबार में कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, यह अनोखा विवाह आपकी प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है। अर्जुन इस राज्य का प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं है। राजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रतिष्ठा हमारे काम और आदर्शों से बनती है, न कि समाज के बनाए नियमों से। अर्जुन ने दिखाया है कि उसकी सोच कितनी गहरी और सच्ची है। यही एक सच्चे प्रतिनिधि की पहचान है। कुछ महीने बाद राज्य में अकाल पड़ने लगा। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगीं। राजा और उनके मंत्री इस समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ थे। तब अर्जुन ने सुझाव दिया, हमारे बगीचे में जो पुराने पौधे और जड़ी बूटियां हैं, उनका इस्तेमाल हम पानी बचाने और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कर सकते हैं। मैं राजकुमारी के साथ इसका प्रयास करूंगा। अनन्या और अर्जुन ने मिलकर किसानों को सिखाया कि कैसे पुराने तरीकों से खेती की जाए। उन्होंने बगीचे की जड़ी बूटियों से प्राकृतिक खाद बनाई और पानी बचाने के लिए नई विधियां विकसित की। धीरे धीरे राज्य में हरियाली लौटने लगी। यह देखकर राजा और प्रजा दोनों ने अर्जुन और अनन्या की प्रशंसा की। अर्जुन और अनन्या अब न केवल महल के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुके थे। बगीचे में गुलाबों की खुशबू अब पूरे राज्य में फैल गई थी। एक दिन अनन्या ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें कभी लगता है कि हमने गलत किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत और सही का फैसला दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तुमसे प्रेम करना ही मेरी सबसे बड़ी सही बात है। यह सुनकर अनन्या ने गुलाब का एक फूल उठाया और अर्जुन को देते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच ही इस बगीचे और हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है। विवाह के बाद अर्जुन केवल एक माली नहीं रहा। राजा ने उसकी समझ और सूझबूझ को देखते हुए उसे राज्य की खेती और पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख बना दिया। अर्जुन ने अपने अनुभव और ज्ञान से राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत की। राजकुमारी अनन्या ने अर्जुन के काम में हाथ बंटाया। वह किसानों के बीच जाकर उनकी परेशानियां समझती और अर्जुन के साथ उनकी समस्याओं का हल निकालती। ये जोड़ी राज्य में न केवल प्रेम की, बल्कि मेहनत और परिश्रम की मिसाल बन गई। लेकिन सुख शांति लंबे समय तक नहीं टिकती। पड़ोसी राज्य का राजा, जो अनन्या के रूप और राज्य की संपन्नता से ईर्ष्या करता था, उसने महल पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अर्जुन, जो एक साधारण माली था, कभी राजकुमारी की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसने अपने सैनिकों के साथ महल पर चढ़ाई कर दी।
जब अर्जुन को हमले की खबर मिली तो उसने अनन्या और राजा को सलाह दी कि युद्ध को टालने की बजाय उन्हें अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अर्जुन ने महल के सैनिकों का नेतृत्व किया। महल के बगीचे में छिपे पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने दुश्मन सेना को चकमा दिया। उसने अपनी सूझबूझ और साहस से दुश्मनों को महल के बाहर ही रोक दिया। अनन्या ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। उसने तीरंदाजी में अपनी महारत का प्रदर्शन किया। दोनों की जोड़ी ने दिखा दिया कि प्यार और साहस के साथ कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। युद्ध जीतने के बाद राजा को एहसास हुआ कि अर्जुन और अनन्या की जोड़ी केवल प्रेम की ही नहीं बल्कि बल और बुद्धि की भी मिसाल है। उसने अर्जुन को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बना दिया। कई वर्षों बाद जब अर्जुन और अनन्या अपने बगीचे में बैठे थे, अर्जुन ने कहा, हमारी कहानी गुलाब की तरह है। कभी कभी कांटे चुभते हैं, लेकिन उनकी खुशबू हर दर्द को भुला देती है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इस खुशबू को हमने मिलकर बनाए रखा है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन और अनन्या के जीवन में एक और खुशी आई। उनके घर एक बेटे और बेटी ने जन्म लिया। अर्जुन ने बच्चों को बगीचे के महत्व और प्रकृति से जुड़ने की शिक्षा दी, जबकि अनन्या ने उन्हें नेतृत्व और राज्य के कर्तव्यों का ज्ञान दिया। बच्चे भी अपने माता पिता की तरह सादगी और मेहनत में विश्वास रखते थे। महल का बगीचा अब उनके खेल और सीखने का स्थान बन गया था। पूरा राज्य इस परिवार को देखकर प्रेरणा लेता था। अर्जुन और अनन्या ने बगीचे को केवल फूलों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसे एक ऐसा स्थान बना दिया जहां राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान पाते। बगीचा अब शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गया। एक दिन अनन्या ने अर्जुन से कहा, हमारा यह बगीचा केवल फूलों का नहीं बल्कि हमारे प्रेम, संघर्ष और जीत का इतिहास भी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह इतिहास हमेशा जीवित रहेगा। अर्जुन और अनन्या के नेतृत्व में राज्य न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत हुआ। उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिए और शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। उनकी जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि जब प्रेम, सादगी और साहस एक साथ होते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। बगीचे में गुलाबों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। अर्जुन और अनन्या अपने बच्चों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। अनन्या ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हमारी कहानी आज भी इन फूलों में जिंदा है। अर्जुन ने जवाब दिया, और यह खुशबू आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी। अर्जुन और अनन्या अपने बच्चों के साथ बगीचे में टहलते हुए वहां की हरियाली और फूलों की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। उनके बच्चे आरव और अनन्या अब बड़े हो चुके थे और बगीचे में समय बिताना उनके लिए सबसे प्रिय कार्य था। अर्जुन और अनन्या ने उन्हें जीवन की सच्ची शिक्षा दी थी। सच्चे प्रेम में सरलता और ईमानदारी होती है और प्रकृति के साथ तालमेल में ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। आरव ने एक दिन बगीचे में बैठते हुए कहा, माँ, पापा, हम इसी बगीचे में हमेशा रहेंगे ना? अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बगीचा हमेशा तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हें इसे सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं रखना। इस बगीचे की कहानी को हमेशा जीवित रखना है। समय के साथ अर्जुन और अनन्या ने राज्य के सभी गांवों में न केवल खेती बल्कि पर्यावरण और शिक्षा के नए तरीके भी फैलाए। उनके बच्चों ने भी उनका अनुसरण किया। आरव ने कृषि में आधुनिक तकनीकों को लागू किया, जबकि अनन्या ने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई। राज्य में एक नई जागरूकता फैलने लगी। लोग अब केवल भौतिक संपत्ति के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि हर किसी को जीवन में संतुलन, प्रेम और सादगी के महत्व का एहसास हो गया था। अर्जुन और अनन्या की शिक्षाओं ने एक सशक्त समाज का निर्माण किया, जहां हर व्यक्ति का मूल्य था। कई सालों बाद राज्य में अचानक एक नया संकट आ गया। एक दुष्ट राजा ने राज्य पर हमला करने की योजना बनाई, जो अनन्या और अर्जुन की सफलता से जलता था। उसने सोचा कि अगर वह उनके राज्य को नष्ट कर देगा तो उनकी खुशी और समृद्धि का अंत कर सकेगा। राजा ने अनन्या और अर्जुन को एक पत्र भेजा, जिसमें उसने युद्ध की धमकी दी, लेकिन अर्जुन और अनन्या ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने युद्ध को नकारा और शांति की कोशिश की। अर्जुन ने राजा के दूत को जवाब भेजा, हम आपके साथ युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का उदाहरण सभी राज्यों के लिए एक प्रेरणा बने, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं। राजा ने अर्जुन और अनन्या के दृष्टिकोण को समझा और उनकी नफरत की जगह प्यार और शांति का रास्ता अपनाया। उसने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और एक समझौते के तहत शांति की घोषणा की। अर्जुन और अनन्या के सिद्धांतों ने फिर से साबित कर दिया कि युद्ध कभी अंतिम समाधान नहीं होता। कई वर्षों बाद जब अर्जुन और अनन्या की उम्र ढलने लगी, उनका राज्य अब पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को यह समझाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चे प्रेम, कार्य में ईमानदारी और एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। एक शांत शाम को अर्जुन और अनन्या बगीचे में बैठे थे और उनके बच्चे उनके पास थे। अर्जुन ने कहा, हमने जो कुछ भी किया वह इस धरती और इसके लोगों के लिए था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
यह हमेशा हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो प्रेम और ईमानदारी से जीवन जीता है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, और यह खुशबू आने वाली पीढ़ियों तक फैलती जाएगी, जैसे गुलाब की खुशबू कभी खत्म नहीं होती। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन की बेटी सिया अब एक समझदार और साहसी युवती बन चुकी थी। उसका दिल सुंदर था, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मेरा जीवन केवल राज्य की एक सहमति बनकर रह जाएगा, या मैं अपनी राह खुद चुन सकती हूं? सिया को बचपन से ही अपनी मां और पिता के बीच प्रेम और संघर्षों के साथ जीने का अनुभव था। उसने देखा कि कैसे उनके माता पिता ने अपने सिद्धांतों से राज्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि एक मजबूत और एकजुट समाज की नींव भी रखी। लेकिन सिया को यह समझ में आया कि राज्य की जिम्मेदारी और परंपराओं के बीच एक संतुलन रखना आसान नहीं था। सिया ने महल से बाहर की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। एक दिन उसने बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया और राज्य के एक दूर दराज गांव में चली गई। वहां उसने किसानों, बुनकरों और आम लोगों के जीवन को देखा। वह उन लोगों से मिलने और उनके अनुभव जानने के लिए उत्सुक थी, जिनका जीवन महल की चमक दमक से बहुत अलग था। गांव में उसकी मुलाकात एक युवा लड़के नील से हुई। नील एक प्रतिभाशाली चित्रकार था जो अपनी कला के माध्यम से राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों को जीवित रखने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी कला में न केवल प्रेम और प्रकृति का चित्रण करता था, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी दिखाता था, जिनसे सिया पहले अनजान थी। सिया और नील के बीच धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती का संबंध बन गया। नील ने सिया को यह सिखाया कि जीवन केवल शाही दरबारों और खुशहाली तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे समझने, प्यार करने और सही दिशा में मार्गदर्शन करने की जरूरत होती है। नील की कला और उसकी सोच ने सिया को एक नई दिशा दी। वह समझने लगी कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता और आत्मा की आवाज भी महत्वपूर्ण है। सिया ने धीरे धीरे महल लौटने का फैसला किया, लेकिन अब उसके पास एक नई सोच थी। उसने राज्य के विकास के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसमें कला, शिक्षा और प्रकृति के महत्व को बताया गया। उसने महल में एक नया चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित किया, जिसमें नील की चित्रकारी भी प्रदर्शित की गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जो केवल कला को ही नहीं, बल्कि राज्य के हर वर्ग को एक नई पहचान देने की कोशिश थी। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन ने सिया के साहस और समर्पण को सराहा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी ने न केवल राजसी कर्तव्यों को निभाया, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को भी सुना। उन्होंने सिया को राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी। अब सिया नील के साथ मिलकर राज्य को एक नया रूप देने के लिए कार्य कर रही थी। उसने जो कदम उठाए थे, उससे राज्य के लोग और भी एकजुट हुए और उनकी आवाजों में एक नई उम्मीद और प्रगति की झलक दिखाई दी। सिया की यह यात्रा उसे केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बदल रही थी, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दे रही थी। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन को गर्व था कि उनकी बेटी ने उनके सिद्धांतों को न केवल जीवित रखा, बल्कि उन्हें एक नई पहचान दी। उनका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी आवाज सुनने, अपने सपनों को पूरा करने और अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहने की ताकत देता था। सिया ने महल लौटने के बाद राज्य में एक नई शक्ति और दिशा की भावना का संचार किया। नील के साथ मिलकर वह न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में काम कर रही थी, बल्कि उसने राज्य के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी कला, शिक्षा और संस्कृति को महत्व दें। महल में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। सिया ने एक सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें राज्य के प्रत्येक गांव और कस्बे से लोग अपने कला, संगीत और नृत्य के प्रदर्शन के लिए महल आए। यह उत्सव न केवल राज्य के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता था, बल्कि यह उन्हें एकजुट भी करता था। सिया का मानना था कि कला और संस्कृति के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और यही समाज को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। सिया और नील की दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों के बीच विचारों और दृष्टिकोणों की गहरी समझ थी, और वे एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते थे। नील ने सिया को यह सिखाया कि नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि लोगों को समझने, सुनने और उनके साथ मिलकर काम करने से आता है। एक दिन जब सिया ने नील से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कला को राज्य भर में पहचान मिलेगी? नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी कला को प्रसिद्धि के लिए नहीं बनाया। मैंने इसे अपनी आत्मा की आवाज के रूप में देखा, और जब लोग इसे महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। हालांकि सिया का नेतृत्व राज्य में एक नई शुरुआत के रूप में था, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ पुराने विचारों वाले लोग जो बदलाव से डरते थे, सिया की नीतियों के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राज्य उसी पुरानी व्यवस्था में चले, जहां केवल शक्ति और भय का राज्य था। एक दिन एक प्रमुख सम्राट ने सिया से एक बैठक की मांग की। वह चाहता था कि सिया अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे और पुराने परंपराओं को फिर से लागू करे। सिया को इस चुनौती का सामना करना था।
सिया ने बिना डर के सम्राट से कहा, हम सभी को अतीत से सीखने की आवश्यकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम उसी रास्ते पर चलें। हमारा राज्य अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है और बदलाव डर नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता है। सम्राट ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और यह उसे समझ में आया कि अगर राज्य को भविष्य की ओर बढ़ना है तो उसे पुराने खांचे से बाहर आना होगा। उसने सिया की नीतियों का समर्थन किया और राज्य में शांति और विकास की नई राह पर चलने का वचन लिया। अब सिया को पूरा राज्य अपने नेता के रूप में स्वीकार कर चुका था। उसने न केवल अपने माता पिता की तरह नेतृत्व किया, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग को अपने निर्णयों में शामिल किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह परिवर्तन उनके भले के लिए है। समय के साथ सिया ने राज्य को एक नई दिशा दी, जहां कला, शिक्षा और सामूहिक प्रयास का महत्व था। नील के साथ मिलकर उसने एक ऐसी धरोहर छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। एक शांत शाम को सिया और नील बगीचे में बैठे थे, जैसे अर्जुन और अनन्या ने अपने समय में किया था। सिया ने कहा, हमने जो सपना देखा था वह सच हो गया है। हमारा राज्य अब केवल महल या सत्ता से नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा और सामूहिक समझ से परिभाषित होता है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा सपना नहीं, यह हम सभी का सपना था और इसे हम सभी ने मिलकर सच किया है। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यह केवल एक शुरुआत है और मैं जानती हूं कि आने वाली पीढ़ियां इसे अपनी ओर से और भी बेहतर बनाएंगी। सिया का नेतृत्व और उसकी दिशा ने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वह जानती थी कि राज्य की प्रगति सिर्फ शाही परिवार या उसके आदेशों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के योगदान और एकजुटता पर निर्भर होती है। सिया के फैसलों ने समाज को एक नई दिशा दी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को सुना जाता और हर वर्ग को समान अवसर मिलता। समय के साथ सिया ने अपने माता पिता के आदर्शों को जीवित रखा और उन पर अपने दृष्टिकोण और समझ से नए रंग दिए। उसका जीवन केवल एक नेतृत्व की मिसाल नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि बदलाव के लिए साहस, धैर्य और दूसरों के भले की सोच सबसे महत्वपूर्ण होती है। राज्य में सिया की धरोहर हमेशा जीवित रही। उसकी नीतियों, उसके दृष्टिकोण और उसके दिल से निकले फैसलों ने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। जब भी लोग बदलाव, साहस और एकता की बात करते, सिया का नाम सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता। उसका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए, जैसा कि एक गुलाब की खुशबू हवा में ताउम्र बसी रहती है।